नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 के पार्ट ए के यूनिट 2 पर चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हैं वहां से हमने टॉपिक लिया आज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फुल एक मेंस में बनता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा वो कौन कौन से तरीके थे, कौन कौन टूल्स थे जिनका उपकरण का उपयोग करते हुए उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भारत में किया। तो आज हम इन सब तमाम मुद्दों को इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टाइमलाइन किए चाहता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे हम टॉपिक को लेंगे। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। हालांकि इससे पहले कई सारी यूरोपीय कंपनी भारत में आ चुकी थी और 1600 से लेकर 1650 तक कंपनी का जो भारत में भूमिका थी वो एक तरह से पूरा व्यापारिक ट्रेड पावर के रूप में थी। इंडिया में ट्रेड पावर, और ये जो ट्रेड पावर के रूप में उसने भारत में शुरुआती 50 साल बिताए, इसमें मूल रूप से कंपनी का व्यापार करने का तरीका जो था वो पुर्तगाली मॉडल, क्योंकि इससे पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और पुर्तगाली वो पहले लोग थे जिन्होंने भारत से यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार को लोकप्रिय बनाया और लोकप्रियता का आधार पर बाकी यूरोपीय कंपनी भारत में आई। तो शुरुआती इनिशियली 50 ईयर्स जो कंपनी का मॉडल है वो ट्रेड पावर का है, लगभग वही पुर्तगीज मॉडल है, जिस मॉडल में कंपनी भारत से गुड्स ले जा रही है, और बदले में भारत को बुलियन या हम कहें कि महत्वपूर्ण जो धातु है वो भारत को मिलता है। और ये जो शुरुआती 50 साल का व्यापार है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली इंडिया के फेवर में था और इस कारण से इस व्यापार को लेकर शुरुआत से ही ब्रिटेन में विरोध होना शुरू हुआ। 1650 के बाद कंपनी के ऊपर कुछ नए जो व्यापारी थे उनकी पकड़ बनी और इन नए व्यापारियों ने यह कहा कि हमें ये जो ट्रेड पावर का मॉडल पोर्तुगीज मॉडल है इसको बदलना पड़ेगा, इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये ब्रिटेन के ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ावा दे रहा है, संपत्ति का प्रभाव भारत की तरफ हो रहा है, उसके बदले में हमें भारत को गुड्स जो मंगा दें उसकी कोई सीमा नहीं। तो 1650 के बाद ब्रिटेन में एक नया व्यापारिक समूह, वाणिज्यिक समूह सत्ता में आता है, ताकत में आता है। उन्होंने यहां से एक नया ट्रेड स्टार्ट किया और ये जो ट्रेड मॉडल था ये लगभग 170 तक वेल एस्टेब्लिश इंडिया में हो जाए। इस मॉडल में इसको बोलते हैं कॉलोनियल मर्चेंट मॉडल, जिसमें वो ये कर रहे हैं कि अपनी डिफरेंट कॉलोनीज जो अफ्रीका में है, मान लीजिए कोई ए कॉलोनी अफ्रीका में उनकी, कोई अमेरिका में बी कॉलोनी है और कोई सी कॉलोनी इंडिया में उनकी, तो इन कॉलोनी के बीच में वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करके और इससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से इंडिया के गुड्स खरीद के अपनी कॉलोनी से वो जाके इंग्लैंड में बेचे। इस तरह का कॉलोनियल मर्चेंट मॉडल उन्होंने डेवलप किया 1650 से लेकर 1700 के बीच में, और यहीं से काफी हद तक उनका जो बैलेंस था ट्रेड का वो उनके पक्ष में दिखना शुरू हुआ। इसका नुकसान ये हुआ कि ये तीनों कॉलोनी थी, इनके बीच में व्यापार तो हो रहा है लेकिन इनको कुछ मिल नहीं पा रहा। इन्हीं से एक स्थान से एक कॉलोनी यदि अमेरिका की तो वहां से खरीदा, अफ्रीका की सी कॉलोनी को चीज ज्यादा हम बेची, उससे जो प्रॉफिट अर्ज किया उसको सी कंट्री से कुछ परचेस करी और फिर जाके अपने ब्रिटेन में उसको बेच दिया। इस कॉलोनियल मर्चेंट मॉडल का नुकसान इन तीनों कॉलोनी को, इस तरह की कॉलोनी को होना शुरू। 1700 के आसपास ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी का एक नया दौर शुरू होता है क्योंकि ये वो दौर है जब भारत में मुगल सत्ता कमजोर हो रही है। मुगल उस समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में है, एक सेंट्रलाइज पावर के रूप में है मुगल, सेंट्रलाइज पावर के रूप में, और मुगल बाहर निकल रहे हैं, इस वैक्यूम को क्रिएट कर रहे हैं। उस वैक्यूम को भरने के लिए कई सारी पावर्स, स्पेशली यूरोपीय कंपनियां, फ्रेंच और ईआईसी और कई रीजनल पावर्स जैसे मराठे आदि निकल के आते हैं। अब कंपनी ने इस कॉलोनियल मर्चेंट को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करी क्योंकि यहां से कंपनी को लगा कि अब समय आ गया है कि हम केवल एक शुद्ध ट्रेड एंटिटी के रूप में ना रहें, हम एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में कन्वर्ट। और कंपनी ने यहां से अपनी जो व्यापारिक उद्देश्य थे उनको उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी पूरा करना कोशिश की। कंपनी को लगा कि राजनीतिक उद्देश्य उनके व्यापारिक उद्देश्यों को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। यदि वो एक पॉलिटिकल पावर बन जाएंगे तो वो ट्रेड अपना और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे क्योंकि इससे उनका ट्रेड को मोनोपोली मिल जाएगी, और ये मोनोपोली मिलने की जो आशा थी उनको यहां पैदा हुई जब मुगल भारत में कमजोर। ठीक, तो हम आएंगे 1700 तक, आगे हम लेते हैं टॉपिक को। इसके बाद कंपनी ने 1700 के बाद भारत में व्यापार के अलावा क्षेत्रीय राजाओं के साथ संबंध करना शुरू किया। 1700 लेकर 1750 तक कंपनी को एक बात स्पष्ट हो गई थी कि यदि हमें अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करना है तो इंडिया में जो सबसे अनुकूल जगह है, फेवरेबल जगह है, वो है बंगाल।
साउथ इंडिया से कंपनी का मोहभंग हो चुका है। कंपनी देखा कि साउथ इंडिया में कई सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के कारण कंपनी की विस्तार की नीति को लाभ नहीं होगा। क्या क्या चुनौतियां, चैलेंज क्या क्या है? एक तो हम देखते हैं कि इस समय मराठे बहुत मौजूद होते जा रहे हैं। 1720-30 के बाद मराठे तेजी से पावरफुल होंगे, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे एक बड़ी शक्ति बन रहे हैं। दूसरा, इसी इलाके में आप देखेंगे हैदराबाद, मैसूर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद है और इन्हीं इलाकों में फ्रेंच कंपनी की बड़ी मौजूदगी। तो कंपनी ने यह समझा कि अब हमको यदि अपने पॉलिटिकल एम्बिशन पूरे करने हैं तो हमारे लिए सबसे अनुकूल जो कंडीशन जगह है वो है बंगाल। इसीलिए कहा था कि कंपनी ने भारत में साम्राज्य की चाबी बंगाल ढूंढी, जबकि फ्रेंच कंपनी दक्षिण भारत ढूंढ रही थी। और यहीं से फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में जो अंतर था बनने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी दिनों दिन एक मजबूत ताकत में कन्वर्ट हुई। 1750। अब बंगाल के बारे में क्यों, बंगाली क्यों, क्वेश्चन बनता है। बेसिकली बंगाल एक ऐसा इलाका था जो शुरुआत से पूरे मिलाव हिस्ट्री में दिल्ली से प्रांत तो था दिल्ली का, लेकिन दिल्ली का एक ऐसा प्रांत था जो सदैव आजाद होने की कोशिश करता था। हम देखेंगे सल्तनत के दौर में, दिल्ली सल्तनत के दौर में तब भी बंगाल में विद्रोह होते हैं। ठीक इसी पर हम देखें मुगलों के समय बंगाल में विद्रोह होंगे। तो बंगाल की दिल्ली से दूरी हमेशा उनके राजनीतिक आजादी की आकांक्षा को सपोर्ट करती थी, पॉलिटिकल एम्बिशन उनका जो था उसको हम सपोर्ट करती थी। कंपनी देखा कि ये जो दिल्ली से दूरी है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम यहाँ पे किसी प्रकार व्यापार शुरू करें तो हमें कई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सच एज साउथ इंडिया की जो पावर्स है वो, और दिल्ली से भी हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, अपने व्यापार को हम आसानी से कर पाएंगे। कंपनी ये देखा कि बंगाल के जो नवाब हैं ये भले ही मुगल आधिपत्य, मुगल सुप्रीमेसी को स्वीकार करते हैं, बट ये स्वीकारता जो उनकी वो आधी अधूरी है। ठीक, बहुत ज्यादा इनके ऊपर नियंत्रण नहीं है और ये स्थिति कंपनी के लिए भी अनुकूल थी। कल को यदि हम बंगाल के अंदर बड़ा दखल देते हैं, कोई बड़ा एक पॉलिटिकल हक या अधिकार प्राप्त करते हैं तो शायद हमें उतना विरोध ना झेलना पड़े मुगलों का जितना हमें बंगाल में बाकी इलाकों में झेल सकते हैं। तो कंपनी ये सब समझते हुए 1750 के बाद बंगाल में अपनी पकड़ बनाना मौजूद शुरू करी और यहां से कंपनी ने 1757 देखते हैं बड़ा दखल जो हुआ वो हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से कंपनी ने किसी प्रकार से बंगाल में कुछ इलाके जीते और यहां से कंपनी अब पहली बार एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गई, एक राजनीतिक शक्ति में कन्वर्ट हो गई। ये कंपनी की शुरुआत। कंपनी इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में यही काम किया और एक बड़ा आपका हिस्सा अपने आधिपत्य ले लिया। कंपनी ने यहां से जो एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई 1750 के बाद, इस पूरे फेस को हम लगभग एक कंपनी की जो विस्तार नीति है उसमें 3 तरीकों उन्होंने अपनाए, 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है युद्ध, वॉर। यहां पे कंपनी ने वॉर की नीति अपनाई शुरुआत, और ये वॉर की नीति कंपनी की कंटिन्यू रही टिल 1857 तक। लेकिन कंपनी ने वॉर के साथ समय समय पे अपनी विस्तारवादी नीतियों में और नए तरीके जोड़े। जैसे हम देखते हैं कि 1790 आते थे कंपनी ने एक नया तरीका जोड़ा जिसको बोलते हैं सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि नीति। इस सहायक संधि नीति एक प्रकार का युद्ध तो नहीं, लेकिन इस रूप में महत्वपूर्ण थी कि कंपनी इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ली थी उन इलाकों पर जहां पर उसको महत्वपूर्ण लगता था और वो युद्ध से बन सकती, सच एज हैदराबाद। कंपनी ने हैदराबाद से पहले इस सहायक संधि से शामिल किया और मैसूर जो शामिल नहीं हुआ था उससे वॉर करके, टीपू को अंत करके मैसूर को भी संधि में शामिल कर दिया। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर सारे इलाके इस तरह से कंपनी शामिल किए। और स्पेशली आप फोकस करेंगे ये वो इलाके हैं जो दक्षिण भारत के थे जिनसे कंपनी शुरुआत से ही युद्ध करने से बच रही थी। तो इस प्रकार से कंपनी की जो दूसरा तरीका था, फर्स्ट वॉर एंड सेकंड एसएपी, सहायक सब्सिडी पॉलिसी, इसने कंपनी के विस्तार में एक महत्व निभाई। अगला हम देखते हैं एक्सपेंशन का जो तीसरा वो मेथड लेके आते हैं, वो लेके आते हैं आपका 1840 के बाद। साल 1840 के बाद से कंपनी जो बचे कुछ रियासत थे वो रियासत जो कंपनी के साथ लंबे समय से दोस्ताना संबंध में या फ्रेंड रिलेशन रहे थे, अब कंपनी ने उनको विलय करने की कोशिश करी और 1857 40s के बीच में हम देखते हैं कि पहले के दोनों तरीके चालू हैं, वॉर यहां चालू है प्लस सब्सिडी अलायंस पॉलिसी चालू है। यहां से एक नई चीज लेके आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद लेने की जो नीति थी उसको लेकर इन्होंने एक नया नियम घोषित किया, विलय की नीति।
और बचे हुए जो राज्य थे उनका इस तरह विलय किया गया। अंतिम रूप में देखते हैं कि इन सब नीतियों से कंपनी का साम्राज्य बहुत तेजी से विस्तार हुआ। जो कंपनी 1757 में केवल बंगाल में थी, यहां आते थे कंपनी एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण तक बने लगती है। और 1757 आते हम देखते हैं कि केवल दो तरह की हमें यहाँ पे यूनिट दिखाई देती हैं। एक आपकी ब्रिटिश प्रोविंस, वो इलाके जो कंपनी जीत लिए थे, और दूसरे आपके प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत। ये कंपनी का विस्तार हुआ अगले 100 साल के अंदर। और इस पूरे विस्तार को, इस पूरी चीज को तीन चीजों संभव किया: वॉर, सफ्री अलायंस पॉलिसी, एंड थर्ड वन आपका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, इस विस्तार की नीति का परिणाम क्या? इस विस्तार की नीति परिणाम ये हुआ कि भारत जो अब तक एक बटा हुआ देश था, रियासतों का देश था, जाने अनजाने वो ब्रिटिश प्रोविंस के एक बड़े इलाके में शामिल हो गया। एक पॉइंट इंपैक्ट ये पड़ा, पॉइंट इसलिए पड़ा कि अब शासन की जो सिस्टम था वो सभी जगह एक समान, और इससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को आगे के बल मिला। एक फायदा तो हमको यहां पे ये हुआ। ठीक, और इस राष्ट्रवाद से आगे देखेंगे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत यहां से होती है, इस एस्पर पॉलिसी का परिणाम था। दूसरा, इस एस्पर पॉलिसी का एक और परिणाम पड़ा कि भारतीय रजवाड़ों, रियासतों में ब्रिटिश सरकार प्रति आक्रोश हुआ, और उन्होंने लास्ट टाइम एक ट्रेडिशनल तरीके से वॉर लड़ी, उसका नाम है 1857 का रिवोल्ट। क्योंकि ट्रेडिशनल था, क्योंकि पीछे तब मुड़ने का तरीका था, या आगे का विजन नहीं लिया था। इसमें यह था कि हम वापस से पुनः मोनार्की, राजशाही लेके आएंगे। तो इसलिए इस सिस्टम से बड़ी संख्या में लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन यह आखिरी ऐसा प्रयास था जिसने भारतीय लोगों को एकजुट होकर आजादी या आजादी पाने के लिए प्रेरणा। भले ही 57 विद्रोह उस समय सक्सेसफुल नहीं, लेकिन इस विद्रोह से जो आगे के राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, और ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा बना, इसका परिणाम था कि 1947 में इंडिया कंप्लीटली आजाद हुआ। तो ये एक्सपेंशन पॉलिसी के कई सारे हमने एस्पेक्ट देखे। क्या थी पॉलिसी, कैसे लाई गई, कैसे ग्रेजुअली चेंज की गई, और इसमें क्या क्या नए टूल्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए। तो ये मैंने जो शुरुआत क्वेश्चन बोला था कि एक्सपेंशन पॉलिसी पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, या कौन कौन से तरीके हैं जिससे उन्होंने विस्तार किया भारत में, तो उसके लिए पर्याप्त कंटेंट है ये। अगले वीडियो में हम इसके आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।